Hi everyone, my name is Eras and today we have moved in a new lecture and in this lecture we will also cover some different topic with different ideas and many more different things, right? In the previous classes we have learned about the blood, right? ब्लड क्या होते हैं इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जानकारी दे दिया है। अब समय आ गया है कि नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ द ब्लड एंड मेनी मोर डिफरेंट टॉपिक्स, राइट? बहुत सारे टॉपिक को डील करेंगे बट शुरुआत करते हैं फंक्शंस ऑफ द ब्लड से, ठीक है? ये ब्लड आखिरकार क्या है इसके बारे में बहुत सारी बातें मैंने किया है प्रीवियस लेक्चर में। आई होप कि आपने उसे देखा, एंजॉय कर पाया। बट अब समय आ गया है कि ये जो ब्लड है इसके फंक्शंस के बारे में, ये हमारे शरीर में ब्लड है क्यों, ये होता क्यों है हमारे शरीर में, क्या अगर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो कुछ उसका प्रॉपर्टीज होगा, कुछ उसका खासियत होगा। दैट्स व्हाई ब्लड इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, राइट? तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी वन बाय वन करके। जाओ बैठो आराम से, जब करना रहेगा तो बोल देंगे। तो ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ द ब्लड के बारे में बातें करते हुए हम आपसे बता रहा हूँ, लिखा हूँ कि फ्लोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड। ठीक है, आगे बताने से पहले इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट? है कि नहीं? चलिए ठीक है, अब देखिए वन बाय वन करके समझते हैं कि ब्लड का क्या फंक्शंस है, राइट? तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। आओ चलो देखते हैं, राइट? देखिए सबसे पहला बताया गया है कि ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सबसे पहला फंक्शन है ब्लड का कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, कहां से? तो लंग्स से ब्लड को वो लिया जाता है और वहां से वो हर एक जगह पहुंचाता है। इन द ब्लड में क्या चीज पहुंचाता है भाई? तो ऑक्सीजन को पहुंचाता है, राइट? तो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कौन किया? ब्लड किया, ठीक है? हमने सांस लिया तो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन आया ना, तो उस वो ऑक्सीजन हर एक बॉडी पार्ट्स में चला जाए तो कौन लेके जाता है? तो ये ब्लड लेके जाता है, राइट? तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शंस ऑफ द ब्लड, ये ब्लड का पहला फंक्शंस हुआ, राइट? चलिए ठीक है, देखिए नेक्स्ट सेकेंड वन, ब्लड कैरीज, यहाँ पे डबल आर होगा, ठीक है? CARRIES, ठीक है, लिख लीजिएगा। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स फॉर ब्रीथिंग आउट। देखिए ये जो हमारा ब्लड है वो ब्लड ही है जो ऑक्सीजन को भी कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है, लेकिन ऑक्सीजन को जो है वो हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स में लेके जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड क्या करता है कि बॉडी सेल्स से लंग्स तक लेके जाता है, राइट? किस लिए? ताकि हम लोग उसको कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट कर दें, यानी कि बाहर निकाल दें, राइट? चलिए ये पॉइंट कंप्लीट होता है, नेक्स्ट की ओर मूव कर सकते हैं। चलिए देखिए थर्ड में है कि ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्लड सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ही नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों को ये भी ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे में ब्लड कैरी करता है डाइजेस्टेड फूड को, कहाँ से? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, राइट? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड तो हो गया, लेकिन अब उसके बाद क्या होगा? तो ये कैरी करेगा उन सभी मटेरियल को, जैसे विटामिन वगैरह सब, मिनरल्स वगैरह सब, ग्लूकोज वगैरह सब, चाहे जो कुछ भी हो जाए, राइट? तो इस सबको कैरी करता है, जो हमारे भोजन में प्रेजेंट था, मौजूद था, वो सब चीज को कहाँ लेके जाता है? तो हमारे वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि वैसे जगह पे लेके जाता है जहां पे इसको जरूरत है, राइट? ये हैंड हो जाए चाहे कहीं भी हो जाए, जहां जरूरत रहेगा वहां लेके जाएगा, एक लाइन में कहानी खत्म, राइट? नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं फोर्थ पॉइंट को कि ब्लड कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम द इंडोक्राइन ग्लैंड, राइट? इंडोक्राइन ग्लैंड टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर नीडेड। तो ये ब्लड ही है जो हार्मोन्स को भी कैरी करने का काम कौन करता है? ये हमारा तो ब्लड करता है, ठीक है? जो कि कहाँ से हार्मोन्स वगैरह सब निकलते हैं ज्यादातर? तो इंडोक्राइन ग्लैंड से। तो इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को ब्लड ढोता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के अलग अलग भागों में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ऑर्गन्स के पास लेकर जाता है, जहां पे इसको जरूरत है वहां पे लेकर जाता है, राइट? समझ में आ रही है चीजें? किसी को दिक्कत है? तुमको नहीं? चलो वेरी गुड, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट पे लिखा हूं कि ब्लड कैरीज ए बेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया फ्रॉम द लीवर टू द किडनीज फॉर एक्सक्रेशन इन यूरिन। जो ब्लड है
वो अगर शरीर में ज्यादा यूरिया का मात्रा ज्यादा हो गया हमारे शरीर में, तो ये इसको भी कैरी करेगा, इसको भी ढोएगा एज ए बेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, और फिर इसको ढो करके कहाँ तक लेके जाएगा, तो तो लीवर से, फ्रॉम द लीवर, ठीक है, ब्लड कैरीज ए बेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया फ्रॉम द लीवर, लीवर से लेकर के वो किडनी तक लेके जाने का कार्य करता है। किस चीज को, तो यूरिया को कौन करता है, तो ब्लड करता है। समझ में आ गया, यहाँ से किस लिए, ताकि वो यूरिन के रास्ते यानी कि पेशाब के रूप में उसको बाहर निकाल दे, वो यूरिया उसको बाहर निकाल दे, राइट, ऑब्वियसली यस। तो ये पॉइंट कंप्लीट होता है, दैट इज द 5th नंबर पॉइंट, राइट। तो ये चीजें हो गई, तो याद रहे हर एक पॉइंट ही ब्लड के बारे में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी है। किसी भी चीज का प्रॉपर्टी होता है वो इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बनाया जा सकते हैं, एराइज किया जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट 6वां पॉइंट देखते हैं कि ब्लड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज। ये ब्लड ही है जो हमारे बॉडी को रक्षा सुरक्षा प्रदान करता है किसी भी बीमारी से, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी फ्रॉम किसी से, डिजीज से, राइट। क्यों भाई, तो दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि व्हाइट ब्लड, क्योंकि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो किल द बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स विच कॉज डिजीज। तो व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर व्हाइट ब्लड जो है वो हमारा बैक्टीरिया अगर जर्म्स कोई हमारे बॉडी के अंदर एंट्री ले रहा है, इसलिए तो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो जो ब्लड जो है वो क्या करेगा, ब्लड में ही इन सभी चीजों को खात्मा करने का प्रयास किया जाएगा, और ताकि हमारा जो बॉडी है वो सुरक्षित रहे, राइट। नेक्स्ट है 7th नंबर पे कि ब्लड रेगुलेट्स दी बॉडी टेम्परेचर। ये एक बात बताओ जी, ठंडे के दिन में बाहर का टेम्परेचर ठंडा होता है, और गर्मी के दिनों में जो हमारा क्या बोलते हो, ये हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर वो भी क्या रहते हैं, तो वो भी हॉट रहता है, राइट। और ठंडे के दिन में कोल्ड रहता है इन्वायरमेंट। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ आपसे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये कैसे मेंटेन करके रहा, क्या हमारे अंदर हीटर लगा हुआ है जो उसको मेंटेन करके रखेगा, नहीं, तो देयर इज नो हीटर। तो ये ब्लड ही है जो एनर्जी वगैरह सबका यूटिलाइजेशन करके हमारे बॉडी को वार्म रखने में मदद करता है, ठीक है। और 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहता है, अगर बढ़ने नहीं देगा घटने देगा, बढ़ गया तो ही प्रॉब्लम, घट गया तो ही प्रॉब्लम, राइट। सही हो गया, चलो लिखा हूँ दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि द ब्लड कैपिलरीज इन आवर स्किन हेल्प टू कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट एट अबाउट 37, यहाँ पे डिग्री और यहाँ पे सी मार दो, ठीक है, मतलब डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। तो ब्लड जो है वो ब्लड में दिस इज बिकॉज द ब्लड कैपिलरीज जो होता है वो हमारे स्किन में मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। दैट मीन्स कि 37 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखना चाहता है, ऑल राइट, ऑब्वियसली ऑल क्लियर। तो इसमें किसी को दिक्कत है, नहीं होगा, कुछ नहीं था, बस ऐसे ही है। चलो इसे लिख लो अच्छे तरीके से, कुछ भी रहा ना जाए, राइट। आई होप डियर कि तुमने इसे लिखने का प्रयास किया है, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, राइट। देखिए नेक्स्ट एक फंक्शंस ऑफ द ब्लड है, दैट इज द 8 पॉइंट, लास्ट फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड का ही पार्ट हुआ, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, thus blood platelets protect our body any injury to blood loss, ठीक है। जो ब्लड में जो है वो प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, और ये जो प्लेटलेट्स हुआ, राइट, वो प्लेटलेट्स किस लिए काम आता है, तो ब्लड को क्लॉटिंग करने के लिए, यानी कि ब्लड खून को जमाने के लिए ये प्लेटलेट्स का बहुत ही ज्यादा योगदान है, राइट। अब कोई लड़का पूछेगा कि वो कैसे, राइट, जैसे कि हम लोग मान लिया जाए गिर गए, रगड़ा गया, छिला गया, राइट, तो हमारे बॉडी से खून निकलने लगता है कि नहीं, लेकिन कुछ क्षणों के बाद देखते हैं कि वाइट वाइट कलर का निकलता है, कभी ये होता है कभी वो होता है, और फिर वो धीरे धीरे गाढ़ा होकर के वो खोटी में जमने लगता है, वो वहां पे हार्ड होने लगता है, राइट। कभी सोचने का प्रयास किया कि ऐसा आखिरकार मतलब कि हो क्यों रहा है ये, मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए ताकि जो आपका ब्लड है वो और बेस्ट ना हो जाए, तो वो प्लेटलेट्स ही हैं जो वहां पे आता है, फौरन से उसे क्लॉट कर देता है, राइट। तो इस चीजों को समझ रहे हैं।
चलिए, तो ये फंक्शंस ऑफ द ब्लड जो है वो कंप्लीट हुआ। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। चलिए, कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही बहुत इजी सा टॉपिक है, लेकिन अब समझना चाहिए आपको। नेक्स्ट टॉपिक, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसको समझना पड़ेगा आपको। ब्लड क्लॉटिंग को समझिए, मैकेनिज्म को पूरा समझा रहा हूँ मैं वन बाय वन करके कि ब्लड जो है वो क्लॉटिंग हुआ तो आखिरकार किस प्रकार से ब्लड क्लॉटिंग हो, राइट। तो बहुत सारे स्टेप्स होंगे, तो उन सभी स्टेप्स को हमें सीखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा, क्या जी? ठीक है, तो आर यू रेडी फॉर दैट मोमेंट? मुझे यकीन है कि आप तैयार होंगे, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हूँ, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड ब्लड इनटू ए जेली फॉर्म व्हेन ब्लड वेसल्स आर डैमेजेस इज कॉल्ड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स में बहुत सारे ब्लड जो है वो पाए जाते हैं, राइट। तो जो लिक्विड ब्लड ब्लड होता है, यानी कि लिक्विड टाइप का पानी की तरह ब्लड, जो ब्लड होता है, राइट, तो वो ब्लड जेली के रूप में, जेली फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो इसी को हम लोग ब्लड क्लॉटिंग का नाम देते हैं। अब कोई लड़का हमसे बहस करने के लिए पूछेगा कि सर हमारे शरीर में भी है, वो भी जम जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाए। अरे जैसे छिला गया, रगड़ा गया तो ब्लड निकल रहा है, फिर वो ब्लड नहीं जमेगा तो वहां से ब्लड आउट होते रहेंगे ना, तो हम लोग तो मर ही जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, नस में भी सुई भोंक देता है डॉक्टर साहब, तो भी बार बार ब्लड नहीं आता, क्योंकि वो क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, राइट। तो ब्लड जब एक जेली फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है, तो इसी को हम लोग ब्लड क्लॉटिंग का नाम दिया, राइट, जो कि इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, इट इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ ए सोलूबल प्रोटीन। ये जो है वो कैसे आखिरकार हो पा रहा है, तो एक सोलूबल प्रोटीन होता है दैट इज, जिसको क्या बोलते हैं, तो फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन का नाम देते हैं, इनटू एन इनसोलूबल फाइब्रस प्रोटीन्स कॉल्ड फिब्रिन। तो फिब्रिनोजेन जो हुआ, कन्वर्जन ऑफ सोलूबल प्रोटीन, फिब्रिनोजेन जो है वो बदल जाएगा एक इनसोलूबल प्रोटीन, फिब्रिनोजेन, ये बदल जाएगा इनसोलूबल फाइब्रस प्रोटीन में, जो कि है फिब्रिन। और इस प्रकार से ब्लड क्लॉटिंग होते हैं, राइट। मैकेनिज्म को समझने का प्रयास कर रहा हूँ, राइट। ऑलरेडी मैं डीप में चला गया हूँ और इससे ज्यादा डीप में जाना उचित नहीं है, राइट। बहुत कुछ बता रहा हूँ। नेक्स्ट है कि ब्लड डज नॉट क्लॉट व्हेन इनसाइड द ब्लड वेसल्स बिकॉज। देखिए, अब यहाँ पे कोई लड़का जैसे से बढ़ता जाऊंगा वैसे से डॉट क्लियर हो जाए। कोई लड़का हमसे बहस करेगा कि सर यहाँ के बाहर का जो ब्लड है वो तो आखिरकार जम गया, लेकिन वहां का जम जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर वाला ब्लड कहाँ नहीं जम जाता है, उसको भी जम जाना चाहिए। तो उसी को उत्तर देने के लिए बता रहा हूँ। वही है कि ब्लड डज नॉट क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल। जब हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर होता है तो ब्लड नहीं जमता, लेकिन बाहर आता है, जम जाता है। क्यों भैया? लिखा हूँ बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत नेचुरल एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट यही हुआ, जमा देगा ब्लड को, ठीक है ना, जमाने वाला कोई केमिकल सब्सटेंस, दैट इज द एंटीकोगुलेंट, इसको बोलते हैं, कॉल्ड हेपेरिन। तो हेपेरिन नाम का एक एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस जो है वो हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं एंटीप्रोथ्रोम्बिन, एंटीप्रोथ्रोम्बिन ये होता है। एक ये बोलिए चाहे हेपरिन बोलिए, एक ही बात हुई, तो ये होता है हमारे ब्लड में, और इसी के चलते हमारा ब्लड इनसाइड द वेसल्स होता है, वो जम नहीं पाता, राइट। लेकिन बाहर आता है, ये काम नहीं करता है, तो फिर जम जाता है, लेकिन अंदर ब्लड काम काम करता है ये, तो इसलिए ब्लड को जमाने नहीं देता है, राइट। कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा ऑब्वियसली, यस। चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। मैं फिर से साइड हट गया आपके स्क्रीन से, अभी तक अगर नहीं लिखे हो जल्दी से लिख लेगा, राइट। चलिए, कुछ और बातें हैं उसे कवर करने का प्रयास करते हैं। बताया जा रहा है आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉटिंग अकर्स। अब ब्लड क्लॉटिंग कैसे हुआ, इसका मैकेनिज्म को समझा जाए, तो इसको समझना है तो कुछ निम्नलिखित स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स के सहारे हम लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे, राइट। इससे बोलते हैं डिटेल पढ़ाई, राइट। तो डिटेल में बता रहा हूँ, हालांकि ये बताना जरूरी नहीं है, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ, राइट, जानकारी के लिए।
क्योंकि आपको जाना चाहिए। लिखा हूँ कि फ्लोइंग आर द स्टेप्स, कुछ निम्नलिखित स्टेप्स है विच आर इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो कि ब्लड के क्लॉट होने में वो उसका योगदान है। कुछ निम्नलिखित स्टेप्स है 4 से 5, उसको समझ जाएंगे तो पूरा मैकेनिज्म, पूरा प्रक्रिया को समझ जाएंगे कि ब्लड क्लॉट कैसे होता है, राइट। देखिए ध्यान दीजिए, स्टेप नंबर 1 है व्हेन ब्लड इज रिलीज्ड फ्रॉम द डैमेज्ड ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, जब ब्लड जो है वो हम जैसे डैमेज्ड हो गया, ठीक है, तो डैमेज्ड ब्लड प्लेटलेट से यानी कि वो बाहर निकला ब्लड, ठीक है, तो रिलीज करता है वो क्या, तो रिलीज ए सब्सटेंस कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो जैसे ही वो हमारे हमारे ये वेसल्स टूटा, रैप्चर किया और इससे ब्लड बाहर आया, तो हमारा ब्लड एक स्पेशल टाइप का केमिकल को रिलीज करता है जिसको कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, राइट। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम करके सब्सटेंस रिलीज हुआ, राइट। इंज्यूर्ड टिश्यू, कहीं पे टिश्यू जो है वो कट गया, छिला गया, फट गया, इंज्यूर्ड टिश्यू प्लस प्लेटलेट्स, ठीक है, तो ये क्या क्या करता है प्लेटलेट्स महाराज, तो रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन को अपने मन से रिलीज कर देता है, कहता है जरूरत है जल्दी जाओ क्योंकि वहां पे खून का दान हो रहा है, राइट। एनी, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन ये हो गया, राइट। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। अब आगे क्या होगा सेकंड स्टेप में कि द थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कन्वर्ट्स द प्रोटीन, वो प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा प्रोथ्रोम्बिन में। कहा, तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो प्रोथ्रोम्बिन में, समझ गया, प्रोथ्रोम्बिन में इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखेगा, राइट। वहीं से लिखा हूं कि प्रोथ्रोम्बिन जो है दैट इज द कैल्शियम थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो ये हो जाता है थ्रोम्बिन में हो जाता है, चेंजेस हो जाता है अगर कैल्शियम एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन के उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन जो है वो किस में बदल गया, तो थ्रोम्बिन में बदल गया, राइट। अब देखिए थर्ड स्टेप है नाउ फिब्रिनोजेन प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा, जो फिब्रिनोजेन प्रेजेंट होता है ब्लड प्लाज्मा में वो भी कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, तो इनटू फिब्रिन में। अभी देखे थे ड्यू टू कैटालिस्टिक एक्टिविटी के कारण ऑफ थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन का कैटालिस्टिक एक्टिविटी यानी कि उग्र स्वभाव के चलते ये जो है वो फिब्रिनोजेन फिब्रिन में बदल गया, राइट। तो फिब्रिनोजेन थ्रोम्बिन की उपस्थिति में ये फिब्रिन में कन्वर्ट हो गए। फोर्थ स्टेप फिब्रिन फॉर्म से मैस और जेली, ये जो फिब्रिन है वो मैस और जेली में कन्वर्ट हो गया, राइट। लाइक जैसे मास में एट द इंजोर्ड साइड, जहां पे वो जमा था वहां पे थथरा की तरह वहां पे जम गया। आरबीसीज गेट इन टेंजेल्ड, और आरबीसी जो है उछल उछल उल्टा सीधा हो गया, उलझा गया इन दिस मैस, इसी में, एंड अल्टीमेटली फॉर्म ए ब्लड क्लॉट, और अंततः ब्लड जो है वो क्लॉट हो गया, वो जम गया, ठीक है। तो फिब्रिन प्लस आरबीसी ये क्या किया, तो ब्लड को CLOT, ब्लड को क्लॉट कर दिया, राइट। तो मुझे पता है कि तुम सोच रहा होगा कि ये फिब्रिन क्या हुआ, फिब्रिनोजिन क्या हुआ, कैटालिस्ट एक्टिविटी वगैरह और बहुत कुछ सोच रहा होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ नाम है, अभी के लिए बस इतना ही जानिए कि ये नाम है, राइट। मैं तो नहीं बताने वाला हूँ, बोलो ना कि ऑलरेडी मैंने डिटेल में गोता लगा दिया समंदर में, आपका समंदर का सतह को छू के आए हैं, वो आप डिटेल स्टडी कीजिएगा 11th में आप लोग जब बड़े हो जाएंगे तो, राइट। फिलहाल तो इतना ही। तो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। चलिए लिख लिया। अब देखो जी, नोट में कुछ बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि तुझसे बतलाऊं और सिखाऊं। बताया हूं कि व्हेन क्लॉटिंग प्रोसेसेस कंप्लीट्स, जब ब्लड क्लॉटिंग के प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो जाता है, द क्लॉट ड्राइज, तो वो जो क्लॉट जहाँ पे हुआ है वो सूख जाता है, ड्राइज अप, एंड ये येलो बीस फ्लूइड, और पीला हल्का सा पीला कलर का फ्लूइड जो है वो कम्स आउट, वो बाहर निकलता है। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड सेरम, इस फ्लूइड का नाम क्या है, तो सेरम नाम होता है, जो येलो कलर का हल्का सा देखने के लिए भी मिल जाता है हम लोगों को, राइट। लिखा हूँ सेरम इज एक्चुअली प्लाज्मा विच लैक्स फिब्रिनोजेन, सेरम क्या है, तो एक्चुअली वो प्लाज्मा है जिसके पास फिब्रिनोजेन नहीं होता। मन में चल रहा ना फिब्रिनोजेन बताइए, लेकिन बस इतना ही जानना है, ठीक है। बाकी आपको जो समझना जो समझिए।
नेक्स्ट, नहीं लिखा था, कहा है लिखो। मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ, अगर अभी तक आपने नहीं लिखा तो इसे तुरंत से जरूर नोट कर लेना, राइट। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कि इट नोट में ये सब बातें चल रहा है अभी, ठीक है ना। इट नॉर्मली टेक्स अबाउट 3 to 4 minutes इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और ये जो है वो जनरली तकरीबन जैसे ही कटता है तो 3 से 4 मिनट ब्लड क्लॉटिंग लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ पे कट गया छट गया तो वहां पानी से धोना नहीं चाहिए, क्योंकि धो दोगे तो वो सब जो जम होना शुरू हो रहा है वो सब साफ हो जाएगा, तो फिर और प्रॉब्लम है, राइट। तो समझ गया ना, तो इस प्रकार से जो है वो चीजें होती है। देखिए एक दूसरा नोट है, इसे भी नोट में लिखना बहुत जरूरी है, लिखा रहा हूँ कि ब्लड कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीकोगुलेंट सच एज सिट्रिक एंड एंड oxalic acid in the blood. blood blood can be prevented by adding anticoagulant। यहाँ पे होगा ब्लड क्लॉटिंग हुआ, ठीक है ना, छूट गया, ब्लड क्लॉटिंग हुआ यहाँ पे। तो ब्लड क्लॉटिंग कैन बी प्रिवेंटेड, ब्लड क्लॉट होने से हम लोग बचा सकते हैं, कैसे? तो भाई ऐड करेंगे एंटीकोगुलेंट को, जैसे में सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, राइट, और ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, तो ब्लड क्लॉटिंग से हम लोग बच भी सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है कि दिस THE होगा यहाँ पे और SE यहाँ पे होगा और ये वाली नहीं। दिस सब्सटेंसेस प्रिसिपिटेट द कैल्शियम साल्ट, ये जो सब्सटेंसेस है वो कैल्शियम साल्ट को वो प्रिसिपिटेट कर देता है, बैठा देता है, जो कि कहाँ उपस्थित होता है, तो प्लाज्मा में उपस्थित होता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, और इसी प्रॉपर्टी के कारण ब्लड कैन बी प्रिजर्व, ब्लड को लंबे समय तक हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं, फॉर ए लॉन्ग टाइम इन इन ब्लड डोनेशन सेंटर। ब्लड डोनेशन सेंटर में जो है वो कुछ इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके सेव करके रखता है सालों भर। एंड कैन बी लेटर यूज्ड, जिसको बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर ट्रांसफ्यूजन, ब्लड चढ़ाते वक्त, ठीक है, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, इमरजेंसी के केस में, ठीक है, जिसको एक्सीडेंट हो गया है, माथा फट गया, शरीर फट गया, बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो बह गया है, तो वैसा लोग इस चीज का फायदा उठाता है, ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करवाता है, यानी कि ब्लड चढ़ावाता है, राइट। तो आई होप कि तुझे जो है वो चीजें स्पष्ट हो रहा होगा। अगर नहीं लिखे, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट है कि नहीं। चलिए आप चाहा और आपने इसे लिख लिया, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी, और चलो आगे की बातें मैं करता हूँ, राइट। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। अब ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट का प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार से होता है, तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में अब जानकारी मैं आपको देता हूँ, राइट। तो ध्यान दीजिए, द मेन द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमंस बींग्स इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे बड़ा और मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर कोई ह्यूमन बींग्स में है तो वो है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग जस्ट कैसे बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग शॉर्ट में ऐसे ही बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, एक लाइन, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो जहां भी मैं सर्कुलेटरी सिस्टम बोलूंगा वहां समझ जाएगा कि मैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोल रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट लिखा हूँ, द ह्यूमन ब्लड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग थिंग्स। जो ह्यूमन ब्लड सिस्टम है वो कुछ निम्नलिखित चीजों के लिखित चीजों को वो हो करके मिल करके वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कंप्लीट हुआ है, राइट। पहला का नाम है हार्ट्स, दूसरा का नाम है ब्लड वेसल्स। पहला का नाम है हार्ट, दूसरा का नाम है ब्लड वेसल्स, राइट। तो अब समय आ गया है कि हार्ट्स के बारे में और ये ब्लड वेसल्स के बारे में वन बाय वन करके डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगा, इसीलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और चलो जानकारी लिया जाए, राइट। लेकिन नहीं लिखे हो तो इसे जरूर लिख लीजिए आप लोग। चलो लिख लिया, वेरी गुड। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि एक टॉपिक आता है, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ये जो ब्लड वेसल्स था वो ब्लड वेसल्स आखिरकार कितने तरह के होते हैं, राइट, इसे जानना बहुत जरूरी है। ये पढ़े ना ब्लड वेसल्स,
तो ब्लड वेसल्स कितने तरह के हो सकते हैं, राइट। तो लिखा हूँ इन द सर्कुलेटरी सिस्टम में द ब्लड फ्लोज थ्रू थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मुख्य रूप से और निम्नलिखित प्रकार से वो तीन प्रकार के और तीन तरह के ही ब्लड वेसल्स होते हैं जिससे ब्लड जो है वो फ्लोज करता है। पहला का नाम हो गया आर्टरीज, दूसरा का नाम वेन्स, तीसरा का नाम कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज मोटा, उससे पतला वेन्स, उससे और भी पतला कैपिलरीज, राइट। तो ये तीन ठो हो गया। अब ये तीनों को अभी के लिए समझिए कि ये नाम है, राइट। लेकिन मैं बताऊंगा ये तीनों को वन बाई वन करके डिटेल में आपको जानकारी दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको जानकारी लेंगे, राइट। बट अगर आप नहीं लिखे हो तो इसे तुरंत से नोट कर लेगा, राइट। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। चलिए लिख लिया, वेरी गुड। अब देखिए आर्टरीज के बारे में आपसे जानकारी देता हूँ एकदम डिटेल में, अच्छे तरीके से, राइट। लिखा हूँ द ब्लड वेसल्स दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड आर्टरीज, ठीक है। जो वैसा ब्लड वेसल्स जो ब्लड को ढोता हो, कहाँ से, तो हमारे हार्ट से अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट्स में लेके जाता हो, तो उसे हम लोग आर्टरीज का नाम दिया, ठीक है। वैसा ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से हमारे बॉडी पार्ट्स के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में लेके जाता हो, तो उसी को हम लोग ये क्या बोलते हैं, तो आर्टरीज का नाम दिया है, राइट। आर्टरीज के बारे में और भी जानकारी मैं आपसे देता हूँ, ठीक है। लिखा हूँ कि आर्टरीज हैव थिक यानी कि मोटा सा इलास्टिक, ठीक है, ऐसे लचीला सा इलास्टिक है। दिस इज बिकॉज, देखो अब ठीक का मतलब हुआ मोटा, आर्टरीज मोटा क्यों है, लिखा हूँ दिस इज बिकॉज, इसलिए कि द ब्लड दैट पंप्ड, जो ब्लड जो आर्टरीज में भेजा जाता है, डालता है आउट बाय द हार्ट इज अंडर हाई प्रेशर। तो ब्लड आर्टरीज क्या करता है, तो ब्लड से, तो हमारा क्या बोलते हो, अभी तो बोला भूल गए, कोई बात नहीं, देखते हैं। जो हमारा आर्टरीज है वो ब्लड को ढोता है हार्ट से अलग अलग पार्ट्स में, राइट। तो जो हार्ट से निकलने वाले जो ब्लड है वो हाई प्रेशर में यानी कि तेजी से निकलता है। तो उस तेजी से निकलता है तो उसको झेलने की शक्ति होना चाहिए। तो दीवार मोटा रहेगा तब ना, हाथी से दीवार तोड़वा रहा है, चाहता दीवार ना टूटे, तो दीवार मोटा रहेगा तब ना, है कि नहीं, समझा क्या, पिलर मार देगा, अच्छी बात है, वेरी गुड। नेक्स्ट है ऑल आर्टरीज, इसे यानी कि जितने तरह के भी आर्टरीज होते हैं, सभी आर्टरीज एक्सेप्ट पुलमनरी आर्टरीज। पुलमनरी आर्टरीज के अलावा जितने प्रकार के भी आर्टरीज हैं वो कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ढोता है, यानी कि वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन उसे ढोता है, राइट। और लिखा हूं आर्टरीज ब्रांच इनटू थिनर ट्यूब्स कॉल्ड आर्ट्रियोल्स, ठीक है। अब आर्टरीज जो है वो ब्रांच किया हुआ रहता है इस प्रकार से, ऐसे ऐसे इधर उधर ब्रांचेस रहते हैं, ठीक है, ब्रांचेस रहता है इनटू थिनर ट्यूब्स यानी कि पतला सा ट्यूब्स में, जिसको क्या नाम दिए, तो आर्ट्रियोल्स का नाम दिया, राइट। विच फर्दर डिवाइड इनटू थिनर ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज, जो और भी वो पतला में आगे चल करके हो जाता है, जिसे हम लोग कैपिलरीज का नाम दिए हैं, जो तीसरा नंबर पर है, उसको भी समझाऊंगा, राइट। लिखा हूं कि द कैपिलरी, जो कैपिलरीज है वो यूनाइट टू फॉर्म वेन्यूल्स एंड फाइनली फॉर्म वेन्स। जो कैपिलरी है वो साथ मिल करके क्या बनाता है, वेन्यूल्स, और फिर वेन्यूल्स से वो फाइनली वेन्स का निर्माण कर लेता है, राइट। तो चलिए इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए लिख लिया, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब आगे बढ़ते हैं तब और कैसे। नेक्स्ट ध्यान दीजिए द मेन आर्टरी कैरीज, जो मेन आर्टरीज होता है, मुख्य आर्टरीज है, वो क्या करता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ढोता है कहाँ से, तो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। लंग्स लंग्स के अलावा, ठीक है, जो हमारा आर्टरीज होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ढोता है, ठीक है, कहाँ से, तो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल्स ऑफ आवर हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लंग्स के अलावा, लेकिन ठीक है। एंड अदर, नेक्स्ट लिखा हूं, ये हो गया ना, अब इसको देखते हैं।
Another artery called pulmonary arteries, एक दूसरे तरह का arteries होता है, that is the pulmonary artery, right? वो carries, वो ढोता है deoxygenated blood को, deoxygenated blood को ढोता है कहाँ से, तो from right ventricles to the lungs, राइट वेंट्रिकल से वो लंग्स तक लेके जाने का काम करता है, राइट। यानी कि मुख्य आर्टरीज क्या क्या वो तो बता दिए, अब और भी आर्टरीज होंगे जिसको पुलमनरी आर्टरी कहते हैं। तो पुलमनरी आर्टरी जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ढोता है, यानी कि वैसा ब्लड जो ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब को ढोता है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक लेके आता है ताकि हम उसको ब्रीथ आउट कर सकें, राइट। तो इतनी सारी जानकारी दिया मैंने आपको इसी आर्टरीज के बारे में बातें करते हुए। तो इफ यू वांट देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट है कि नहीं। चलिए वेरी गुड। अब दूसरा में टॉपिक आता है दैट इज द वेन्स। अब वेन्स के बारे में आपको जानकारी देता हूँ, राइट। तो इसके बारे में सीखिए, लिखा हूँ द ब्लड वेसल्स दैट कलेक्ट ब्लड, जो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को कलेक्ट करता है ढोता है फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के पार्ट्स से, एंड और ब्रिंग इट बैक, और फिर से बॉडी के साथ साथ हर एक बॉडी पार्ट से ढोता है और लेके जाता है और फिर से वापस से हार्ट के पास लेके आता है। तो इसी को कहते हैं वेन्स। तो वेन्स का ये काम है, राइट, बॉडी पार्ट से ढो करके हार्ट के पास वो लाएगा, राइट। चलिए ये चीजें कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लिखा हूँ द पुलमोनरी आर्टरी, जो पुलमोनरी वेन्स होते हैं, सॉरी वेन्स लिखा हूँ, द पल्मोनरी वेन्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, यानी कि वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होता है, राइट। कहाँ से, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट्स, लंग्स से लेकर के हार्ट तक लगी बोल लेके जाने का कार्य कौन करता है, पुलमोनरी आर्टरीज करते हैं। कैसा ब्लड को, तो कैसा ब्लड को लेके जाता है जी, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, राइट। नहीं, पुलमोनरी वेन्स कैरी करता है, राइट, वेन्स। नेक्स्ट द मेन वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जो मुख्य वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ढोता है, राइट। कहाँ से, तो फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स से एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स के अलावा टू हार्ट्स, लंग्स के अलावा वो हर एक जगह लेके जाता है, हार्ट में भी लेके जाता है, समझिए। चलो ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल पॉकेट्स, स्मॉल पॉकेट्स valve, एक छोटा सा valve का पैकेट होता है, वो रोकने का काम करता है किसी चीज को। valves आर लोकेटेड एट द इंटरवल्स इनसाइड द वेन्स, वेन्स के अंदर में ये जो ब्लड है वो ब्लड के अंदर में ही वेन्स में ब्लड है और उसी की जगह पे क्या लगा रहता है, तो एक valves रहता है, ठीक है, प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। जैसा कि अभी अभी हमने कहा आपको वेन्स के बारे में कि वेन्स क्या करता है कि हमारे बॉडी से ब्लड को कैरी करता है और हार्ट तक लेके आता है। तो लेके आया हार्ट तक लेके पहुंचा दिया, तो ये जो क्या बोलते हो ब्लड है वो पीछे की ओर टकरार ना जाए, बैकवर्ड ना ले जाए, उसके लिए गाड़ी बैक ना हो जाए, उसके लिए ब्रेक मारता है ना ड्राइवर जी, तो उसी के लिए पीछे ना हो जाए, तो उसी के लिए वाल्व लगे होते हैं, वाल्व लगे हुए रहते हैं, राइट। ब्रेकर का काम करता है, यहाँ लगा हुआ रहता है, और भी बहुत सारे जगह पर वाल्व होते हैं, ठीक है, ताकि ब्लड नीचे रुके ना टकरा जाए, ऊपर ही जाए, राइट। ये वाल्व का काम है, ये सब कुछ समझ गया। ऊपर रुक जाएगा तो वाल्व हट जाएगा, ऊपर जाने देगा, नीचे रुक ढूलेगा तो वाल्व आकर के वहां पर स्टॉप कर देगा, राइट। तो ये चीजें आई होप कि जो कुछ भी मैंने तुझे बतलाना चाहा इसी वेन्स के बारे में वो जानकारी आपको मिला होगा, राइट। तो इसे लिख लिए होगे ना, लिख लिए होगे, मुझे यकीन है अब आगे बढ़ सकते हैं, राइट। अब देखिए आप कुछ चीजें हैं जो कैपिलरीज के बारे में तुझसे बताना चाहता हूँ, तो उस कैपिलरीज के बारे में भी जान लीजिए और सीख लीजिए, राइट। कैपिलरीज को, द कैपिलरीज आर द थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज टू द वेन्स, ठीक। जो कैपिलरीज होते हैं वो बहुत ही पतला सा होता है, एकदम पतला सा होता है, वेन्स आर्टरीज से पतला वेन्स, वेन्स से पतला कैपिलरीज होते हैं, और ये तीनों जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है, राइट। तो कैपिलरी जो है वो थिन सा है, पतला सा है, ठीक है, जो कि एकदम नैरो ट्यूब होता है, बहुत पतला ट्यूब होता है, ठीक है ना। और जो ब्लड वेसल्स हुए वो कनेक्ट करता है आर्टरीज से, और आर्टरीज से वेन्स, कैपिलरीज आर्टरीज से कनेक्ट है और आर्टरीज वेन्स से कनेक्ट है, कुछ इस प्रकार से होते हैं कनेक्शन, राइट। नेक्स्ट लिखा हूँ
कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थिन बॉल्स, पतले बॉल्स प्रेजेंट होने के कारण, यानी कि पतला सा बॉल्स है, इसी कारण कैपिलरीज कैन अलाउ एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल, गैसेस एंड वेस्ट बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। तो बहुत ही ज़्यादा पतला होता है ये कैपिलरीज, इसीलिए वेस्ट वेस्ट मटेरियल्स और बहुत सारे जो फूड वगैरह ये सब हो गए, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ फूड हो गया, चाहे वो गैसेस हो गया, ठीक है, या फिर वेस्ट बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज के मध्य जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल्स है वो सबको अंदर बाहर करते रहता है ये कैपिलरी। समझिए क्यों? क्योंकि ये पतला सा है इसलिए, राइट। देखिए ये फिगर्स है, इस फिगर में क्या बताया गया, दिस फोटो ऑफ कैपिलरीज, ये जो पतला सा ऐसे देख रहा है, ये ऐसे इस प्रकार से और भी ऊपर तक जाएगा, ये कैपिलरीज है। दिस फोटो ऑफ कैपिलरीज वाज टेकन बाय, वो कैसे लिया गया, तो मॉडर्न माइक्रोस्कोप से लिया गया है। सी हाउ थिन द कैपिलरीज आर, उसको देखिए कि कितना पतला पतला कैपिलरीज होता है और कितना सारा होता है, राइट। ये भी एक फिगर है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का जो इंटर रिलेशनशिप है वो बताने का प्रयास किया गया। कैपिलरीज नेटवर्क इस प्रकार से बिछा हुआ है, थिक एंड इलास्टिक मस्कुलर से बना हुआ आर्टरीज है ये, ताकि ब्लड प्रेशर को वो कंट्रोल कर सके, सह सके। आर्ट्रियोल्स हो गया, वेन्यूल हो गया, वेन कैरिंग ब्लड बैक टुवर्ड्स द हार्ट, फिर से लेकर जा रहा है, राइट। फिगर बस ये दिखाने के लिए है और ज्यादा कुछ इसको मैं जानना नहीं है कि ये कैसे है। पढ़ाई करना भाई, रिसर्चर नहीं कर रहा, रिसर्च नहीं करना है, बस पढ़ना, चीजों को जान लेना, राइट। इतना सफिशियंट होता है, समझ गया ना। बाकी जब बड़े हो जाइएगा, जब बड़े हो जाना तो रिसर्च करते रहना भरपूर मात्रा में, राइट। यही बस जानकारी ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं चीजों को, है कि नहीं। तो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलो, राइट। तो मुझे यकीन है डियर कि आपने बहुत सारी चीज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से इसे लिखा हुआ, राइट। अगर कहीं भी मैं बताया हूँ उसमें कन्फ्यूजन होगा ही आपका, राइट, क्योंकि कितना डिटेल में ऑलरेडी बहुत बता दिया है आप लोगों को, अभी पता नहीं कितना और बताना है, राइट। तो अपने स्कूल के टीचर से पूछ लीजिए, वो नहीं बता पाते हैं, कोई भैया होंगे घर में, उनसे पूछिए, राइट। नहीं तो मेरे पास मैसेजेस करो यार, मैं बताने का प्रयास करूंगा, है कि नहीं, स्पेशल से, क्योंकि आपको जानने का जिज्ञासा है तो ऑफकोर्स बताना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो बहुत सारी बातें करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जो कुछ भी बताता हूँ उसको नोट्स बनाओ, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जब लेक्चर बंद करता है उसके बाद नोट्स खोल करके पढ़ोगे सर ने क्या क्या बताया, तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, राइट। अब बाकी डॉट जरूर क्लियर करना है ना, क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करवाऊंगा जब चैप्टर इन हो जाएगा तो, ठीक है। तो सी यू सून, मैं आपको फिर से देखूंगा कुछ नया अंदाज में, तब तक के लिए बस ऐसे ही मुस्कुराते हुए रहिए दोस्तों, कुछ हंसते हुए रहिए, ठीक है। सी यू सून, लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर।